प्रतिलेखन संख्या 41, स्पीड 100 वर्ड्स पर मिनट स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, सरकार चाहती है कि अन्न के मामले में देश आत्मनिर्भर बने, तो मेरा सुझाव है कि जिन जगहों पर काफी संख्या में ट्रैक्टर से काम लिया जा रहा है, आपको कोई कारखाना खोलना चाहिए और सस्ती कीमत पर उनकी मरम्मत की व्यवस्था करनी चाहिए। पैरा, आप बाहर से ट्रैक्टर मंगा रहे हैं। मैं समझता हूं कि यह सारा रुपया व्यर्थ व्यय किया जा रहा है। मेरा सुझाव है कि इस देश में ही ट्रैक्टर बनाया जाए। बाहर से खेती के सामान जो आ रहे हैं, कारखाने से होकर ही आ रहे हैं। इनको वहां भेजना हो वहां सीधा भेजा जा सकता है, किंतु हो यह रहा है कि पंजाब सरकार द्वारा इसको सारे देश में वितरित किया जाता है। चूंकि इनको पहले पंजाब भेजा जाता है और फिर सारे देश में भेजा जाता है, इसलिए खर्चा ज्यादा लगता है। खर्चा कम करने के लिए, लागत कीमत कम करने के लिए यह आवश्यक है कि इनको सीधे भेजा जाए। मैं समझता हूं कि इसमें कोई औचित्य की बात नहीं है। इस पर भी आपको विचार करना चाहिए। पैरा, आपको किसानों की सहायता करनी चाहिए। उनकी हिम्मत आप न तोड़ें। हमें चाहिए कि उनको हम सस्ते दामों पर खाद दें, बिजली दें, बीज दें और पानी भी दें। लेकिन ऐसा न करके हम देख रहे हैं कि हर चीज के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। नलकूप पर आप कर लगा रहे हैं, उनको बिजली नहीं मिल रही है। इस और आपका ध्यान जाना चाहिए। वास्तव में आप कृषि की उन्नति चाहते हैं तो सिंचाई और बिजली का काफी इंतजाम होना चाहिए। जब तक सिंचाई और बिजली का इंतजाम नहीं होगा, तब तक खेती की उन्नति नहीं हो सकती। अब तक सिंचाई और बिजली तो एक मंत्री के हाथ में है, लेकिन कृषि दूसरे मंत्री के हाथ में है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सिंचाई, बिजली और कृषि अगर किसी एक मंत्री के हाथ में हो तो खेती की उन्नति का काम सरलता से हो सकता है। मेरा निवेदन है कि इस और भी आपका ध्यान जाना चाहिए। समाजवादी समाज की रचना की बात बहुत कही जा रही है। गरीबी को दूर करके हम सबको बराबर लाना चाहते हैं, लेकिन देश में गरीबी आज भी बढ़ती जा रही है। मैं यह नहीं कहना चाहता हूं कि हमारे देश में सरकार ने कुछ नहीं किया है। स्टॉप। प्रतिलेखन संख्या 42, स्पीड 100 वर्ड्स पर मिनट स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, बहुत कुछ किया है, लेकिन महंगाई बढ़ती जाती है और इस कारण से जो देश की खेती की या किसानों की उन्नति हुई भी है, वह महंगाई के कारण समाप्त हो गई है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम किसान को अन्न की, उसके पैदावार की कीमत अधिक नहीं देंगे तो हमारे देश का कल्याण नहीं हो सकता है। मैं कोई यह नई बात नहीं कह रहा हूं। पहले अमेरिका में यही किया गया, जब वहां पर खाद्य समस्या के कारण लोग परेशान थे। हमारे यहां भी उसी से कल्याण होगा।
हम देख रहे हैं कि सरकार के प्रयत्नों के परिणाम भी अच्छे निकलने लगे हैं, लेकिन दुख इस बात का है कि इस वर्ष सर्दी के मौसम में वर्षा नहीं हुई। फलस्वरूप इस वर्ष जो पैदावार है वह उतनी नहीं है। इसका कारण वर्षा का न होना है। कुछ लोग कहते हैं कि इस वर्ष भी जो पैदावार है पिछले वर्ष की पैदावार के बराबर हो जाएगी, लेकिन अगर वर्षा हो जाती है तो निश्चय ही हमारी स्थिति बहुत अच्छी हो जाती है। पैरा, मैं देखता हूं कि इस वर्ष गल्ले की कोई कमी नहीं है, इसलिए मैं समझता हूं कि गल्ले को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में जो रोक लगाई गई है उसको हटा लेना चाहिए। अभी हमारे राज्य में बड़ा अकाल पड़ा हुआ है, लेकिन वहां पर गल्ला भेजने की कुछ व्यवस्था की गई है और लोगों को गल्ला मिल रहा है। इसका परिणाम यह हो रहा है कि कोई भी आदमी भूखा नहीं मर रहा है। पिछले 2 वर्ष में कोई आदमी भूखा नहीं मरा। यह हमारे देश की सरकार के लिए बड़े ही संतोष की, बड़े ही गर्व की बात है। यदि अन्न की उपज हमें बढ़ाना है तो हमें पानी का इंतजाम करना चाहिए। आज वर्षा की बहुत कमी है। विशेष रूप से मैं अपने क्षेत्र की बात आपको बतलाना चाहता हूं। 20 वर्ष पहले जितनी वर्षा वहां होती थी उतनी ही वर्षा आज भी होती है। वहां नहर भी है, लेकिन नहर का पानी वहां नहीं जाता है। नहर के पानी को आगे ही रोक लिया जाता है। बांध भी बना है, किंतु हमारे राज्य के लिए पानी नहीं दिया जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि पानी न मिलने के कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कुछ लोगों ने नलकूप भी लगा लिए हैं, जिससे लाभ हुआ है। स्टॉप। प्रतिलेखन संख्या 43, स्पीड 100 वर्ड्स पर मिनट स्टार्ट। माननीय सभापति महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं जो आपने मुझे इस बिल पर बोलने के लिए समय दिया है। यह जो बिल सहकारिता समिति को एक समिति में भेजने का निश्चय किया गया है, जिस पर कल से बहस हो रही है, उस पर मैं आपके आदेश से कुछ कहना चाहता हूं। श्रीमान, इस बिल को देखा जाए तो यह समझ में आता है कि यह कोई नया बिल नहीं है, बल्कि जो सन 1912 का कानून है उसी की लाइन पर बनाया गया है और कोई नई बात नहीं रखी गई है। पैरा, श्रीमान, इसमें सहकारी खेती की बात रखी गई है। अगर यह कहा जाए कि यह कोई नई बात नहीं है तो गलत नहीं होगा। जहां तक सहकारी खेती का संबंध है तो उसकी तरफ जनता और विशेषकर किसानों का बिल्कुल कोई झुकाव नहीं है और उनका झुकाव न होने के कारण उन्होंने उसे उस सीमा तक नहीं अपनाया जितनी सरकार को आशा थी। श्रीमान, आपको मालूम है कि नागपुर कांग्रेस में
यह प्रस्ताव पास हुआ है कि सहकारी खेती कराई जाए। पूरे देश में इस समय इसका जोर चल रहा है और इसको लाने के लिए न मालूम इसके कितने रूप रखे गए हैं। यह कहा गया है कि इसके अंदर कोई जोर नहीं है। अभी एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि राजनैतिक पार्टी के लोग यहां पर सहकारिता के संबंध में कुछ कहते हैं और बाहर किसानों से कुछ और ही कहते हैं। वे किसी से यह भी कहते हैं कि तुम्हारी जमीन छिन जाएगी। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो कहा गया है और किसानों के अंदर जो भावना पैदा होती है वह इस बिल से साफ स्पष्ट होती है कि वह गलत भावना नहीं है। मैं यह जानता हूं कि जब किसान पार्टी का जोर बढ़ा और किसानों की आवाज ऊंची हुई तो सरकार ने और हमारे नेताओं ने यह कहना शुरू कर दिया कि हम सहकारी खेती को किसानों के ऊपर लादना नहीं चाहते, बल्कि यह तो किसानों की इच्छा पर है। लेकिन इसके साथ ही साथ एक बात मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूं और फिर भी निवेदन करना चाहता हूं कि नेताओं का अपना विचार होना चाहिए। किसी सभा में जब यह कहा गया कि यह जो सहकारी खेती शुरू की गई है यह तो अंत में सामूहिक खेती की तरफ ले जाएगी। स्टॉप। प्रतिलेखन संख्या 44, स्पीड 100 वर्ड्स पर मिनट स्टार्ट। माननीय सभापति महोदय, उन्होंने साफ कह दिया कि अगर सामूहिक खेती होती है तो इसमें भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस बिल को देखने से यह साफ स्पष्ट होता है कि उस सहकारी समिति के जितने सदस्य होंगे वह अपनी अपनी जमीन को एक साथ कर लेंगे और अगर समिति से निकालना चाहेंगे तो एक साथ अधिक जमीन उसको नहीं मिल सकती है। इस बिल के संबंध में इस सदन के सरकारी दल वाले लोगों ने और विरोधी दल के लोगों ने बहुत सी बातें कही हैं। जैसा कि यह बिल है इसको अभी समिति के सामने विचार के लिए जाना है और वहां से विचार होने के बाद यह इस सदन के सामने फिर से विचार के लिए पेश किया जाएगा। तब माननीय सदस्यों को पूरी तरह से यह अधिकार होगा कि जहां तक इसमें दी गई बातों का संबंध है उसमें परिवर्तन ला सकते हैं या उसको हटा सकते हैं। कल से जो बातें हो रही है वह सब नोट की गई है और मैंने बहुत सी बातों को सुना है। इस समिति में उन सब बातों पर विचार किया जाएगा। बहुत से माननीय सदस्यों ने इस तरह की बातें कही है वह बहुत आवश्यक मालूम हुई है और जैसा कि मैंने कहा है उन पर विचार किया जाएगा। पैरा। जहां तक सहकारिता का संबंध है, चाहे सरकारी दल वाले माननीय सदस्य हों चाहे विरोधी दल वाले माननीय सदस्य हों, सबकी यह मांग है कि जब हम
जनता के राज में विश्वास करते हैं और अपने यहां जनता का राज स्थापित कर लिया है, और जबकि देश में गरीबी है और उसका गलत लाभ भी उठाया जाता है, तब सहकारिता की बहुत आवश्यकता है। इसको रोकने की आवश्यकता है। यह सभी लोगों की राय है। जहां तक इस सहकारी बिल का संबंध है, बहुत से माननीय सदस्यों ने बहुत सी बातें इसके संबंध में कही है। मैं सब बातों का विवरण में तो उत्तर नहीं दे सकता हूं, लेकिन मैं थोड़े में विशेष बातों का उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा। जैसा मैंने अभी कहा, जब हमने अपने यहां जनता का राज स्थापित किया है, तो हमें अपने समाज के ढांचे को बदलना पड़ेगा। हमारे यहां गरीबी और अमीरी चली आती है। हमारे देश में एक गहरी खाई चली आती है और आज भी समाज में गलत लाभ उठाया जाता है। स्टॉप। प्रतिलेखन संख्या 45, स्पीड 100 वर्ड्स पर मिनट। स्टार्ट। सभापति महोदय, हमारे देश में गृह मंत्रालय और गृह मंत्री का कितना महत्व है, इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि स्वतंत्र भारत में गृह मंत्रालय का भार सरदार पटेल ने स्वयं अपने कंधों पर लिया। सरदार पटेल का साहस, उनका उत्साह है और उनकी बुद्धि तीनों ही हमारे गृह मंत्रालय के लिए आदर्श का काम कर सकती है। परंतु दुर्भाग्य से सरदार के पश्चात इन तीनों बातों में कुछ कमी आती हुई दिखाई देती है। उदाहरण के लिए एक ही बात मैं कहना चाहता हूं। 1962 में जब हमारे देश पर चीन का हमला हुआ, तो 14 नवंबर 1962 को हम सब ने इसी सदन में खड़े होकर एक प्रस्ताव पास किया था, जिसके शब्द थे, भारत की भूमि जब तक हम शत्रु से स्वतंत्र नहीं करा लेते, तब तक हमारा यह संघर्ष बराबर जारी रहेगा, भले ही वह कितना ही लंबा क्यों न हो। लेकिन कुछ दिन बाद आगे चलकर हमने राष्ट्रीय एकता सप्ताह या दिवस मनाना शुरू किया, तो हमने उस प्रतिज्ञा को कुछ दूसरे शब्दों में बदल दिया। उस प्रतिज्ञा के शब्द थे, मैं अपने देशवासियों के संकल्प को दोहराता हूं कि मैं अपने देश की स्वतंत्रता तथा एकता की रक्षा करूंगा, चाहे इसके लिए कितना ही कड़ा और लंबा संघर्ष क्यों न करना पड़े। मैं राष्ट्रीय एकता तथा बल के लिए तन मन से काम करने की शपथ लेता हूं। लेकिन इस बार राष्ट्रीय एकता सप्ताह के सिलसिले में एक छोटा सा प्रकाशन भारत सरकार की ओर से प्रकाशित हुआ है। इस प्रकाशन में स्वयं इन्होंने लिखा कि 1962 में चीन द्वारा आक्रमण के बाद शपथ की भाषा में थोड़ा परिवर्तन कर दिया गया है और जो शब्द बदल दिए गए हैं, उनको भी मैं सदन की जानकारी के लिए सुनाना चाहता हूं। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं कभी हिंसा का प्रयोग नहीं करूंगा और मेरा विश्वास है कि धर्म, भाषा, प्रांत संबंधी तथा अन्य सभी
राजनीतिक और आर्थिक विवादों का शांतिपूर्वक और संवैधानिक तरीकों द्वारा हल किया जाना चाहिए। पैरा। अब मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि 1962 में संसद ने जो निर्णय किया था, क्या भारत सरकार अपने उस निर्णय से हट रही है? अगर सरकार अपने निर्णय से हट रही है तो यह जो सरकारी प्रकाशन आया है जिसके द्वारा 1962 की शपथ में परिवर्तन किया गया है, इसका आधार क्या है? स्टॉप। प्रतिलेखन संख्या 46, स्पीड 100 वर्ड्स पर मिनट स्टार्ट। सभापति महोदय, हम यह समझें कि किसी तरह का चीन का दबाव इस सरकार पर पड़ रहा है जिसने सरकार के सोचने के ढंग में परिवर्तन कर दिया है। मैं गृह मंत्री से विशेष रूप से यह कहना चाहता हूं कि सरदार पटेल जिस जगह पर बैठे थे, आज आप उसी जगह पर बैठे हुए हैं और राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा का भार आपके कंधों पर है। इस प्रकार के प्रकाशन सरकार की दुर्बलता के सूचक हैं। दूसरी बात मैं सांप्रदायिक दंगों के संबंध में कहना चाहता हूं। इन सांप्रदायिक दंगों से निश्चय ही हमारे देश की जो आंतरिक स्थिति है वह बिगड़ती जा रही है। दुनिया के दूसरे देशों में हमारा देश बदनाम हो रहा है। सबसे पहले मैं गृह मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि अब जितने सांप्रदायिक दंगे हमारे देश में स्वतंत्रता के बाद हुए, गृह मंत्रालय इस बात की जानकारी ले कि इनका प्रारंभ कहां से होता है और कौन उनको प्रारंभ करता है। अगर इस देश का बहुमत उनको प्रारंभ करता है तब तो मेरा कहना यह है कि बड़ी कड़ाई के साथ उन पर काबू किया जाना चाहिए। लेकिन अगर दूसरे लोगों की तरफ से प्रारंभ होता है तो मैं समझता हूं कि उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। जब वे जानते हैं कि इसका परिणाम यह होगा कि हमको और हमारे दूसरे सहयोगियों को चोट लग सकती है, फिर भी वे इसका प्रारंभ करें, तो मुझे लगता है कि कोई तीसरी शक्ति अवश्य है जो आज भी 5 दशकों के पश्चात हमारे सामाजिक जीवन को दुखी बनाना चाहती है। पैरा। उदाहरण के लिए मैं एक बात कहना चाहता हूं। पहले गृह मंत्रालय जब अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करता था तब उसमें बतलाया जाता था कि हमारे देश में दुनिया के किस किस देश के कितने नागरिक रह रहे हैं। लेकिन अब शायद जानबूझकर गृह मंत्रालय ने अपनी कमी को छिपाने के लिए इन आंकड़ों को देना बंद कर दिया है। लेकिन फिर भी प्रश्नों के उत्तर में कभी कभी कुछ इस प्रकार के आंकड़े सामने आ जाते हैं। अभी हाल में जब यहां पूछा गया कि हमारे देश में पाकिस्तान के कितने नागरिक ऐसे हैं जो पासपोर्ट लेकर रह रहे हैं, तब उत्तर में सरकार ने बतलाया कि इस समय पासपोर्ट के आधार पर भारत में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों की संख्या लगभग 217,000 है। स्टॉप।
प्रतिलेखन संख्या 47, स्पीड 100 वर्ड्स पर मिनट स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से अपना बिल सदन के सामने विचार के लिए रखना चाहता हूं। मैंने इस बिल में एक बात कही है कि जो विदेशी धन गलत तरीके से हमारे देश में आता है उसके ऊपर कोई कड़ी निगरानी होनी चाहिए। मैंने इस बिल में यह भी कहा है कि कोई भी पार्टी, कोई भी संस्था, कोई भी आदमी अगर विदेशों से धन लेता है तो उसकी सूचना तुरंत सरकार को दी जानी चाहिए। उस आदमी या उस संस्था के लिए यह भी अनिवार्य हो कि उस राशि का पूरी तरह से लेखा जोखा रखें और 1 वर्ष के बाद उस राशि के खर्च का पूरा लेखा जोखा सरकार के पास भेजे, ताकि सरकार को मालूम हो सके कि कितना धन विदेशों से आया तथा वह किस प्रकार खर्च हुआ। पैरा। इस सदन में इस संबंध में अनेक बार बहस हो चुकी है। स्वयं गृह मंत्री जी ने यहां कहा था कि वह इसके संबंध में एक बिल सदन में लाएंगे, लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि 2.5 वर्ष बीत जाने के बाद भी आज तक वह बिल सदन में नहीं आया। आज अगर कोई यह कहे कि मैंने यह पैसा अमेरिका से लिया है या चीन से लिया है या अन्य देश से लिया है तो उसके ऊपर आज कोई भी मुकदमा नहीं चल सकता। आज हमारे देश में कोई कानून ऐसा नहीं है जो इस चीज पर प्रतिबंध लगा सकता हो। आज 3 बड़े बड़े देश हैं जहां से हमारे देश में पैसा आता है। कुछ पैसा अमेरिका से आता है, कुछ चीन से आता है और कुछ पाकिस्तान से आता है और छुटपुट अन्य देशों से। इस प्रकार का धन हमारे देश में कितना फैला है, अगर इसकी ओर आप ध्यान देंगे तो एक चिंताजनक स्थिति आपके सामने आकर खड़ी हो जाएगी। अगर इसी तरह से चलता रहा तो हो सकता है कि एक दिन हमारे देश की सुरक्षा, प्रजातंत्र की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। पैरा। विदेशी सेना हमारे देश पर आक्रमण न कर सके, इस बात की चिंता तो हमारी सरकार करती है, लेकिन विदेशी धन की कोई चिंता यह सरकार नहीं कर रही है। आज चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, चारों तरफ विदेशी धन के जरिए बाहर के लोग हमारा गला घोंटने के लिए तैयार बैठे हैं। आप बड़े बड़े शहरों में जाएं तो पता चलेगा। स्टॉप। प्रतिलेखन संख्या 48, स्पीड 100 वर्ड्स पर मिनट स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, पैसा देकर लोगों को जासूस बनाया जा रहा है। सीमा क्षेत्र में जाएं या पिछड़े क्षेत्रों में जाएं, चारों तरफ विदेशी पैसे के बल पर हमारे देश के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इतना ही नहीं, विश्वविद्यालयों में जाएं तो वहां भी यही खेल खेला जा रहा है। गिरजाघरों में, मंदिरों में, मस्जिदों में विदेशी पैसे के बल पर अपना प्रभाव जमाने की कोशिश हो रही है। यह समस्या किसी एक पार्टी की नहीं है,
यह राष्ट्र की समस्या है। आज सदन में वित्त मंत्रालय की मांगों पर बहस हो रही है। सरकार के हर विभाग का वित्त मंत्रालय से संबंध होता है। देश में जो प्रगति हुई है और हो रही है उसकी काफी चर्चा हुई है। जो प्रगति हुई है वह चारों ओर दिखाई पड़ रही है। कम से कम रेल विभाग में तो काफी प्रगति दिखाई पड़ रही है। रेलों में अब भीड़ कम होती है। बिजली का भी काफी विकास हुआ है। लेकिन देहातों की तरफ हमारा जो दृष्टिकोण है उसको देखकर कुछ कष्ट होता है। अभी जो जनगणना हुई है उसको देखने से मालूम होता है कि शहरों की जनसंख्या अधिक बढ़ी है। आज देहातों से लोग शहरों की तरफ आ रहे हैं। हमारे राष्ट्रपिता ने कहा था कि लोग देहातों में बसे, देहातों के जीवन को पवित्र करें। लेकिन स्वराज्य के 55 वर्ष बीत जाने के बाद भी देहातों की तरफ न जाकर शहरों की तरफ लोग आते जा रहे हैं। इस प्रश्न पर हमको कुछ गंभीरता से विचार करना होगा। अगर देहातों में लोगों को सुख सुविधाएं मिलती जो आज शहरों में प्राप्त हैं, तो लोग देहातों से शहरों की तरफ न दौड़ते बल्कि शहरों से देहातों की तरफ जाते। पैरा देहात के जीवन में दो प्रकार की चीजें थी। एक तो जमींदारी प्रथा थी और दूसरे वे लोग थे जो रुपए का लेन देन करते थे। जमींदारी प्रथा समाप्त हुई, इससे लोगों को कुछ राहत मिली। जहां तक रुपए के लेन देन का प्रश्न है, पहले 25% तक का ब्याज लिया जाता था। उसमें अब कुछ कमी अवश्य है, लेकिन कहीं कहीं तो अभी भी उतना ही ब्याज लिया जाता है, जिससे कर्जा लेने वाला उनके चंगुल से नहीं निकल पाता। सरकार भी अब उचित दर पर कर्जा देने लगी है। इस वजह से कहीं कहीं पर साहूकारों के ब्याज की दर में कमी आई है। स्टॉप। प्रतिलेखन संख्या 49, स्पीड 100 वर्ड्स पर मिनट। स्टार्ट। सभापति महोदय, जिस भावना से मैंने यह बिल पेश किया है उसके महत्व को सरकारी और विरोधी पक्ष दोनों ने एक मत से अनुभव किया है कि देश में बेकारी की समस्या एक भयंकर रूप धारण कर रही है और इसके कारण हमारे देश का विकास, चाहे वह सामाजिक हो, आर्थिक हो या सांस्कृतिक हो, रुका हुआ है। पिछले 55 वर्षों से इसी परिस्थिति का निर्माण होते हुए हम देख रहे हैं। पैरा मंत्री महोदय ने यहाँ पर अभी कहा कि राष्ट्रपति इस काम को नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह उनके अधिकार के बाहर है। आप जब भी यह देखते हैं कि किसी राज्य में वहां की व्यवस्था, वहां का विकास ठीक नहीं हो रहा है, तो उस राज्य में राष्ट्रपति का शासन लागू कर देते हैं। जब किसी राज्य में अराजकता फैल रही हो, विकास
का काम समाप्त हो गया हो और वहां के नेता जिम्मेदारी से काम न करते हो तो वहां पर राज्यपाल का शासन लागू कर दिया जाता है। ऐसे अनेक उदाहरण हमारे देश में मौजूद हैं। इसी प्रकार हमारे राष्ट्रपति सबसे ऊंचे अधिकारी हैं और अगर देश में इस तरह की स्थिति काफी समय तक चलती रही तो राष्ट्रपति को आपातकालीन स्थिति में इस देश की सुरक्षा के लिए, इस देश की प्रगति के लिए सारी जिम्मेदारी अपने हाथ में ले लेने का अधिकार है। पैरा हमारे भाइयों ने बहुत से उदाहरण दिए कि राज्यों में संयुक्त सरकारें नहीं चली, लेकिन उसके पीछे राजनीतिक मामले थे। अगर कोई राजनीतिक पार्टी जिम्मेदारी से काम नहीं करती तो संविधान में यह स्पष्ट है कि उस राज्य की सारी जिम्मेदारी राष्ट्रपति की है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। संविधान में आदिवासी हरिजनों की उन्नति के लिए प्रण किया गया था कि 10 वर्ष में उनकी सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति को सुधार देंगे, लेकिन यह सरकार उसमें भी असफल रही। इस समय को 4 बार 10-10 साल के लिए बढ़ाया जा चुका है, लेकिन फिर भी उनकी आर्थिक और सामाजिक उन्नति नहीं हो रही है। इसमें यह सरकार बिल्कुल असफल रही है। पिछले सत्र में इस पर सरकार के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव भी आया था। इसलिए मेरा कहना है कि भारत में इस समय जो बेकारी की समस्या है वह इस ढंग की समस्या है जिसके रहते सारे देश को उन्नत बनाने की व्यवस्था हम सोच रहे हैं। स्टॉप। प्रतिलेखन संख्या 50, स्पीड 100 वर्ड्स पर मिनट। स्टार्ट। सभापति महोदय, वह केवल एक स्वप्न ही रह जाएगा। ऐसी स्थिति में मैं अनुभव करता हूं कि आपातकाल की घोषणा की जाए और इस देश के जो बुद्धिमान लोग हैं उनको लेकर एक सर्वदलीय सरकार स्थापित की जाए। हम यह अनुभव करते हैं कि जिस तरह का शासन इस समय चल रहा है उससे देश की कोई भी समस्या हल होने वाली नहीं है, बल्कि इस सरकार की गलतियों से समस्याएं बढ़ती जा रही है। राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा के विषय में जो बिल मंत्री महोदय ने प्रस्तुत किया है उस पर अब तक जितने भी भाषण हुए हैं उनको मैंने बड़े ध्यान से सुना है। माननीय सदस्यों ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता की लपेट में बहुत सारी बातें कही हैं और हमारे दल की ओर इशारा करते हुए कहा कि हम भी इसके औचित्य के संबंध में फिर से विचार करें। मैं जहां तक समझ पाया हूं हमारे गृह मंत्री जी को इस बिल को प्रस्तुत करने में कोई सुख नहीं हुआ, बल्कि वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए उनको दुख हो रहा है। आज जब हम नागरिक सुरक्षा, व्यक्तिगत सुरक्षा और स्वतंत्रता की बात करते हैं तो सबसे पहले उसमें व्यक्तिगत सुरक्षा की बात आती है। प्रत्येक नागरिक इस राष्ट्र की अपनी सत्ता में रहकर सुरक्षित रहना चाहता है। हमने
इस बात की सुरक्षा अपने संविधान में दी है और हम यह आशा करते हैं कि राजनीतिक दलों में आपसी मतभेद होते हुए भी राजनीतिक मतभेद का आदर होना चाहिए। मतभेद होते हुए भी शांति और सुरक्षा बनी रहनी चाहिए। पैरा। माननीय सदस्य पूछते हैं कि ऐसी कौन सी असाधारण परिस्थिति आ गई थी जिसके कारण आपको नजरबंदी बिल लाना पड़ा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि क्या ही अच्छा होता यदि नेहरू जी की उस बात को जो उन्होंने लोकतंत्र के संबंध में बहुत वर्ष पहले कही थी आज भी स्मरण रखते। उन्होंने एक बार कहा था कि लोकतंत्र के संचालन और दायित्व निर्वाह में अगर किसी प्रधानमंत्री को बार बार पीछे मुड़कर देखना पड़े कि कोई छुरा तो नहीं भौंक रहा है, यह कोई अच्छी बात नहीं है। यदि ऐसी परिस्थिति देश में पैदा हो जाए, सांप्रदायिक दृष्टि से देश के विभिन्न स्थानों पर सांप्रदायिक दंगे हो रहे हों, उनका सामना करते हुए यदि हम जनता को सुरक्षा दे सकें तो फिर किसी बिल की आवश्यकता नहीं है। स्टॉप। थैंक यू। साथियों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। गति बढ़ाने के लिए नियमित अभ्यास करें। इस चैनल पर 80, 100, 120, 140 और 160 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन उपलब्ध हैं, जिनका आप स्वयं भी लाभ लें और अपने मित्रों को भी शेयर करना न भूलें। डिक्टेशन अच्छा और बुरा लगा तो लाइक और डिसलाइक अवश्य करें। कोई सुझाव या प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें।